जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मंगलवार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सबको उम्मीद थी कि लगातार 2 सालों से कोरोना की मार, बढ़ती महंगाई, युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ता रोज, कॉर्पोरेट के निवेश में गिरावट को सरकार इस बजट के जरिए साधने की कोशिश करेगी। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का भी बजट पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्री द्वारा किए गए कुछ ऐलान का तो जरूर दूरगामी असर देखने को मिलेगा, लेकिन आम लोगों की आकांक्षाएं धूमिल हो गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा उस काल में देश के नवनिर्माण करने की बात कही और उसे अमृतकाल बताया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए यहां पे कलराज मिश्रा ने रोक लगा दिया है। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट में 3 महीने का समय बचा तो कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक को लेकर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। आपको बता दें कि देवनानी ने कहा है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी का कार्यकाल मार्च से खत्म हो रहा है। देवनानी ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायिक निर्णय होने की आशंका के चलते कुलपति को कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों में नीतिगत निर्णय लेने एवं नियुक्तियां करने से बचना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय में स्वच्छ परंपराओं को ताक में रखकर धड़ल्ले से नियम विरुद्ध भर्ती करने का आमादा है, जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। रीट भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी राम कृपाल मीणा के स्कूल और कॉलेज पर जयपुर JDA ने बड़ी कार्रवाई की है। JDA की टीम ने गोपालपुर बाईपास स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने SS कॉलेज और SS पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी किया। टीम ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए इसे खाली करने का समय दिया था। JDA का मानना है कि कॉलेज सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। इस दौरान कॉलेज पर अधिकारियों ने विरोध को दरकिनार कर स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं JDA के मुख्य प्रवर्तक नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि हमें गोपालपुरा जगन्नाथपुरी प्रथम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को पंजाब की धरती से सिख धर्म की पाग एवं पहचान के साथ बजट 2022 को कृषि एवं किसान हितैषी बताया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि बजट में हुए कई ऐलान किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने में मददगार साबित होंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि 2021 से 2022 में फसल का संरक्षण करके किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP लाई जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण की दर में कमी आने के बाद बिहार में एक बार फिर सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में कम हुए और विभाग सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को तैयार है। इस पर अंतिम फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान को 7 फरवरी से 10% क्षमता के साथ खोला जाएगा। ऑफलाइन कक्षाएं लगेगी। इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया जाना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2022 को पीपुल फ्रेंडली और आम लोगों की आकांक्षा के अनुरूप बताया है। पीएम ने कहा है कि कियाम बजट नया विश्वास लेकर आया है। इस बजट के लिए निर्मला सीतारमण और उनकी टीम बधाई की हकदार है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह बजट अधिक निवेश, अधिक बुनियादी ढांचा व अधिक रोजगार की संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत का MSME सेक्टर को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट है। बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोगों की यह जानने में भी उत्सुकता रही कि बजट में क्या महंगा हुआ।
और जरूरत की किन किन वस्तुओं के लिए अब उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बजट के कारण जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जवाहरात, आभूषण, घड़ियां और केमिकल सस्ते होंगे, वहीं विदेशी छाते महंगे हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कहे तो निर्मला सीतारमण के बजट में नौकरी पेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को कोई भी अहम सौगात नहीं मिली है। इसमें डिजिटल करेंसी, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का बड़ा ऐलान शामिल है। बजट के बाद सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, वहीं चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपका सोना चांदी खरीदने का कोई प्लान है तो आप इस समय खरीद कर सकते हैं। और बता दें कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी, वहीं सोमवार को भी सोने में गिरावट हावी रही थी और कारोबार के बाद सोना 47,844 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 333 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है और आज इस बढ़त के बाद सोने का भाव 47,844 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं पिछले कारोबारी दिन सोना 47,511 रुपये प्रति 10 ग्राम लेवल पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के करहल सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मैनपुरी जिले की इसी सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को इस सीट के लिए नामांकन की आखिरी दिन था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां से नामांकन दाखिल नहीं किया। कांग्रेस ने करहल सीट पर पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने यहां से ज्ञानवती यादव को टिकट दिया था, लेकिन अब उनसे टिकट वापस ले लिया गया है। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट पर सपा गठबंधन के उम्मीदवार है। इस जनपद के 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नामांकन करवा दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। साल 2022 से 23 के लिए देश में पेश हो रहे आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है और इसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी नेताओं ने बजट की जमकर तारीफ भी की और इसे हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस बजट को लॉलीपॉप बजट करार दिया गया है। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि RBI की जगह आज वित्त मंत्री ने यह ऐलान कर किया कि क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। यह देश के काफी अमीर लोगों के कहने पर किया गया है। ये सब भारत के 99.99% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। चिदंबरम ने कहा कि भारत में अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। देश के कुल 142 अमीर लोगों की आय में कई गुना का इजाफा हुआ है। सरकार को मिलने वाला कुल पैसा 42 लाख करोड़ है और इन सभी अमीरों ने अपनी संपत्ति में लगभग 30 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है। वो वक्त दूर नहीं जब वो सरकार को मिलने वाले कुल पैसे से आगे निकल जाएंगे। नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने और पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए बजट में कानून मंत्रालय को 1525 करोड़ रुपए देने जाएंगे और यह मशीन निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। मंत्रालय को लोकसभा चुनाव और मतदाता फोटो पहचान पत्रों के लिए भी बजट में आवंटन किया जाएगा। कानून मंत्रालय में विधायी विभाग की चुनाव आयोग और चुनाव संबंधी कानून से जुड़े मुद्दे देखने वाली नोडल संस्था के रूप में काम करता है। सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुराने EVM को एक एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी में नष्ट किया जाता है। एक EVM औसत 15 साल तक चलती है। बजट में निर्वाचन के सहायक मद तहत कुल 292 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें 180 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव के लिए और 18 करोड़ रुपए चुनाव फोटो पहचान पत्रों के लिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि गोवा की जनता के सामने 2 ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो वो भी बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। केजरीवाल ने खुलासा करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सॉल्ट टेस्ट क्षेत्र में, ताकि वे बाद में बीजेपी में शामिल हो सके। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर वे आप में वोट नहीं दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। गोवा के लोगों के सामने केवल 2 विकल्प है, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी। केजरीवाल 4 दिवसीय चुनाव प्रचार के लिए गोवा पहुंचे हुए हैं। पणजी पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पहले जब मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया तो निर्वाचित विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आपको वोट देने से गोवा में स्वच्छ और ईमानदार सरकार सुनिश्चित होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।